हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया के बारे में। ये पार्ट 6 है ऑरेलिया का। हमने 5 पार्ट्स पहले बना लिए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने देखा था सिस्टेमेटिक पोजिशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरेलिया, हैबिट एंड हैबिटेट्स ऑफ ऑरेलिया, ओके। एंड मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑरेलिया, वो हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था। सेकंड पार्ट में हमने एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस एंड मस्कुलेचर एंड लोकोमोशन वाले पार्ट देखा था। थर्ड पार्ट में हमने देखा था डाइजेशन ऑफ ऑरेलिया। एंड फोर्थ पार्ट में हमने सर्कुलेशन के बारे में हमने देखा था। एंड फिफ्थ वाले पार्ट में हमने वो नर्व न्यूरॉन सेल्स एंड नर्व नेट एंड सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, टेंटिकुलोसिस्ट, रोपेलिया वगैरह, सब पार्ट 5 में हमने देखा था। इस वाले पार्ट में हम है वो रिप्रोडक्शन वाले पार्ट है वो देखने वाले हैं। रिप्रोडक्शन में भी हम है वो देखेंगे सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, फर्टिलाइजेशन कौन सा टाइप का होता है, लार्वा कितने टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। स्टोबुलेशन, ईफायरा लार्वा वगैरह, मेटामॉर्फोसिस भी हम देखेंगे। एंड एट द एंड हम मेटाजेनेसिस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। वो मेटाजेनेसिस होता है क्या, 2 लाइफ फॉर्म्स का अल्ट्रेशन नहीं होता है, मेड्यूसा और पोलिप स्टेज का। खैर हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। ऑरेलिया इज डायोसियस। डायोसियस मीन्स एक ही डायोसियस मीन्स दोनों है वो मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। डायोसियस मीन्स 2 आवास में होंगे, 2 आवास होंगे दोनों लिंग के अलग अलग, मेल का अलग, फीमेल का अलग। ये मेल मेड्यूसा अलग होगा, फीमेल मेड्यूसा अलग होगी, और दोनों वैसे सिमिलर से ही दिखाई देते हैं, मेल और फीमेल। तो ये जैसे मेल है, ये फीमेल है, और गोनेट्स भी सिमिलर ही दिखाई देते हैं, लेकिन डायोसियस होते हैं। द मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेटेड बट देयर इज नो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, डायमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलती है। सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें, जो टेस्टिस एंड ओवरी है वो सिमिलर से ही दिखाई देते हैं। एंड जो मेड्यूसा है वो, उस मेड्यूसा में 4 हॉर्स शू शेप के क्या रहते हैं, गोनेट्स रहते हैं, जो कि कलर में रहते हैं वायलेट या फिर रेडियस काइंड ऑफ वो कलर है वो देखने को मिलता है, रेडियस या फिर पर्पल कलर का वो देखने को मिलता है। Gonads are radially lying on the floor of the stomach periphery, that is one in each gastric pouch. Okay, so one in each gastric pouch जो वो देखने को मिलता है। जैसे कि ये एक ऑरेलिया है, यहाँ पे है वो, जैसे एक है वो हॉर्स शू शेप का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक हॉर्स शू शेप यहाँ का, एक हॉर्स शू शेप गोनेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 गोनेट्स है वो देखने को मिलते हैं, रेडिश और पर्पल कलर के। द गोनेट आर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये गोनेट है वो जो गैस्ट्रोडर्मिस जो लाइनिंग होती है, जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन होती है, या फिर ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। वैसे भी एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही जर्म लेयर होती है। तो ये गोनेट्स है वो अंदर वाली जो इंडोडर्मल जो लेयर होती है उसका ही ओरिजिन है वो होता है, ठीक है, उसी से वो बनती है गोनेट्स। They are reddish violet in color, or they are visible through the semi-transparent jelly or of the umbrella as a filled organ with their concavities facing inward. ये जो ऑरेलिया प्रॉपर जो ऑर्गेनिज्म है उसका अगर हम इमेज देखें, इंटरनेट पे भी आप देख लेना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, प्रॉपर पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है, उनके जो अंदर जो ये जो गोनेट्स है रेड कलर के, वो इजीली बाहर से ही हमें दिखाई देखने को मिलता है, बाहर से ही हम आराम से देख सकते हैं। ऑन द मैच्योरिटी, ओवा एंड स्पर्म ब्रेक इनटू द gastrovascular cavity and passes out of the mouth with the outgoing water current, and the ova and egg are lodged in the field of oral arm. Okay, गोनेट्स वो मेच्योर होने के बाद में उनके अंदर से गेमिट्स बनते हैं। मेल मेड्यूसा के अंदर स्पर्म बनता है, फीमेल मेड्यूसा के अंदर ओवम बनता है। वो दोनों बनने के बाद में, गेमिट बनने के बाद में है वो गोनेट्स को वो काइंड ऑफ वो ब्रेक करके वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ जाते हैं, स्टोमच वाले पार्ट में आ जाते हैं, देन माउथ वाले पार्ट से होकर बाहर वाटर करंट के थ्रू है वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर आके है वो ओवम तो जो होता है वो ओरल जो आर्म्स होते हैं, माउथ वाले पार्ट से ये जो ओरल आर्म्स देख रहे हो वहाँ पे है वो ग्रूव्स होते हैं, सीलेटेड ग्रूव्स, वहाँ पे आके अटैच रह जाती है।
ठीक है। और वहाँ पे है वो दूसरे मेल मेड्यूसा से है वो स्पर्म है वो आके वो फीमेल मेड्यूसा के पास में आके है वो फर्टिलाइज कर देते हैं ओवम को। लेकिन किसी कंडीशन में ओवम है वो शरीर के अंदर ही रह जाता है, बॉडी के अंदर ही रह जाता है, स्टोमच वाले गैस्ट्रिक वाले पार्ट में ही रह जाता है। तो वो स्पर्म क्या करता है, वो फीमेल मेड्यूसा के माउथ वाले पार्ट से अंदर जाके वो फर्टिलाइज अंदर की तरफ भी कर देता है। तो इसलिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का होता है। सो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन देखेंगे। सो स्पर्मेटोजोआ स्विमिंग अबाउट इन द वाटर एंड रीच द ओवा एंड फर्टिलाइज देम आइदर इन द स्टोमच of a female and or in the frills of oral arms. Thus fertilization is either internal or external. तो वो oral arms के ऊपर है वो ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, क्योंकि बॉडी के बाहर है वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक वाला पार्ट होता है वहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो वो फिर है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। तो दोनों फर्टिलाइजेशन टाइप के वो मिलते हैं। सो प्लेनुला लार्वा बनता है क्योंकि स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज हो जाते हैं तब जायगोट बनता है, और जायगोट के वो आगे डेवलपमेंट से वो हम देखेंगे प्लेनुला लार्वा बनेगा। सो द फ्रिल ऑफ ओरल आर्म सर्व एज ए टेम्परेरी ब्रूडिंग members where fertilized egg or ova undergoes early development into the ciliated larva stage called planula larva. So इस जायगोट्स में वो क्लीवेज होकर कुछ क्लीवेज होकर यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स बन जाएगी। ओके, सो वो सीलिएटेड सेल्स ये वो क्या होता है, प्लेनुला लार्वा होता है। ठीक है, जो कि इस इमेज में है वो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो ये यहाँ पे मेल मेड्यूसा है, ये फीमेल मेड्यूसा है, वो दोनों से है वो क्या आया, ये यहाँ पे स्पर्म आया एंड ओवम आया, दोनों से मिलके है वो जायगोट बना। जायगोट के डेवलपमेंट से ये बना सीलिएटेड, ये यहाँ पे बहुत सारे सीलिया होते हैं। ये प्लेनुला लार्वा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, so the zygote undergoes holoblastic and equal segmentation to produce a solid ball like morula. Okay, and morula become a single layer blastula soon by the accumulation of a fluid in its interior. Okay, so ये जो स्पर्म प्लस ओवम मिलकर है वो फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट जो बना है उसमें जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक होता है और इक्वल होता है। ठीक है, होलोब्लास्टिक इक्वल मीन्स पूरा जो जायगोट है उसमें प्रॉपर पूरे में है वो क्लीवेज होगा। ठीक है, प्रॉपर एक जायगोट है वो दो सेल्स में डिवाइड होगा, देन दो है वो पूरी सेल है वो सारी की सारी डिवाइडेड होगी। तो होलोब्लास्टिक मतलब पूरी पार्ट पे है वो क्लीवेज होगा, इक्वल पार्ट में इक्वल क्लीवेज होगा। ठीक है, इक्वल इस प्रकार से इक्वल क्लीवेज एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से मोरूला स्टेज है वो आ जाती है। और मोरूला स्टेज आने के कारण ये जैसे मोरूला स्टेज आती है और अंदर एक कैविटी बन जाती है, फ्लूइड फील्ड कैविटी। ठीक है, और ये बाहर की एक अलग लेयर बन जाती है, सिंगल लेयर। ठीक है, तो ये सिंगल लेयर्ड है वो मोरूला है वो बन जाता है। ठीक है, सो द टू बाद में क्या होता है, सिंगल लेयर के बाद में है वहाँ पे टू लेयर गैस्ट्रुला डेवलप है वो हो जाते हैं। एक ये जो लेयर है उससे है वो बाद में आगे जाके डेवलप होकर टू लेयर्ड है। जैसे एक लेयर का तो ये है, तो ये वन लेयर जो मोरूला बना है उसके बाद में क्या होता है, सो द टू लेयर गैस्ट्रुला डेवलप। सो मोरूला से गैस्ट्रुला डेवलप होगा और वो सिंगल लेयर से डबल लेयर कैसे बनेगा, इन्वेजिनेशन वाली प्रोसेस से। ओके, गैस्ट्रुलेशन में जो इन्वेजिनेशन वाली प्रोसेस होगी उससे वो वन लेयर से टू लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे एक बाहरी जो आउटर लेयर होगा उसको एक्टोडर्म बोलेंगे, इनर लेयर होगा वो एंडोडर्म होगा। ओके, सो जैसे कि ये सिंगल लेयर बनना, जैसे कि ये काइंड ऑफ ये सिंगल लेयर है। ठीक है, और ये सिंगल लेयर है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी। अब जैसे ये इन्वेजिनेट होगी अंदर की तरफ। ठीक है, ये बाहर की तरफ ये अंदर की तरफ जाएगी, तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला वाली स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इस वाली स्ट्रक्चर बनने से कारण एक तो बाहरी लेयर हो जाएगी ये वाली लेयर एक्टोडर्मल, और ये अंदर वाली जो लेयर होगी वो होगी एंडोडर्मल ओरिजिन। और ये थोड़ा सा रीजन है वो
एक्टोडर्मल वाला रीजन ही रहेगा जो कि गुलेट वाला पार्ट होता है, ग्रसनी वाला पार्ट काइंड ऑफ, ठीक है। So lining an antron cavity which it's a blastopore or gastral mouth or not completely closed. Okay, so ये जो ओपनिंग पोर है, जो ब्लास्टोपोर वाला पार्ट है वो प्रॉपर क्लोज नहीं होता, माउथ वाला पार्ट काइंड ऑफ, ओके। सो दस इट डिफर फ्रॉम गेस्ट्रुला ऑफ हाइड्रोजोआ। ओके, सो हाइड्रोजोआ का जो गेस्ट्रुला होता है उससे डिफरेंट होता है जो ओबेलिया का जो गेस्ट्रुला होता है, ओके। सो विच डेवलप बाय द प्रोसेस ऑफ delamitation and multipolar regression of cell into blastocyst having a blastopore। ओके, सो वो वहाँ पे है, वो ये वाली प्रोसेस से होता है। सो द एम्ब्रियो now elongates, its outer cell becomes ciliated and the blastopore close and the typically planula larva is formed। ओके, सो ये ब्लास्टोपोर बाद में है वो डेवलपमेंटल के थ्रू जैसे जैसे डेवलप होता है वो ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाता है, और जो बाहरी जो आउटर जो लेयर होती है वहाँ पे है वो उन सेल्स पे है वो सीलिया जनरेट हो जाती है, वो सेल्स है वो सीलिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये वाली स्टेज है उसको प्लेनुला लार्वा बोलते हैं। एट दिस स्टेज mass of the planula are visible as minute opaque patches on the oral arms of the female individual। so जो फीमेल मेड्यूसा होगी जो उसका जो ओरल आर्म्स होता है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसे प्लेनुला लार्वा, सीलिएटेड प्लेनुला लार्वा के पैचेस देखने को मिलते हैं। बाद में क्या होता है उससे प्लेनुला लार्वा से क्या बनता है, स्काइफियोस्टोमा। स्काइफियोस्टोमा क्या होता है, so जैसे वैसे इमेज में अगर हम देखें तो वो ये जो प्लेनुला लार्वा है ये सीलिएटेड लार्वा होता है, ठीक है। इससे ये जो स्काइफियोस्टोमा है वो ऐसी स्ट्रक्चर वो देखने को मिलती है। So the ciliated planula eventually escape and after a short free swimming existence attach itself to the stone or seaweed by its aboral end। okay, so ये जो प्लेनुला लार्वा है उसका जो ब्लास्टोपोर वाला पार्ट जो माउथ वाला पार्ट होता है वो ऊपर की तरफ रहता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है वो अटैच हो जाता है किसी रॉक चट्टान वगैरह के ऊपर अटैच रह जाता है, ज़मीन के ऊपर अटैच हो जाता है प्लेनुला लार्वा का पार्ट है ना। और ये माउथ वाला ओरल वाला पार्ट ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। ये जो सीलिएटेड प्लेनुला है वो अटैच होकर है वो अटैच हो जाता है रॉक पे, ओके। एंड द सीलिया आर लॉस्ट एंड द माउथ opens at its free distal end and where the blastopore हेड क्लोज्ड। ओके, सो ये जो ब्लास्टोपोर है वो क्लोज होता है और ये जो सीलिया होती है अंदर की तरफ ये है वो गायब हो जाती है, ठीक है। ये सीलिया लॉस हो जाती है और स्काइफियोस्टोमा है वो काइंड ऑफ वो जनरेट होता है। तो द लार्वा नाउ बिकम इलोंगेटेड एंड मेटामॉर्फोज्ड इनटू ए स्मॉल ट्रम्पेट शेप्ड और हाइड्रा लाइक पोलिप। सो हाइड्रा लाइक पोलिप में वो कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोट्यूबा भी हम उसको बोलते हैं, अबाउट 5 mm हाइट का। ओके, सो 5 mm की हाइट का है वो, यहाँ पे है वो पोलिप स्ट्रक्चर बन जाती है, पोलिक हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर। जैसे कि हाइड्रा क्या स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा के कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है ना, तो वैसी स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है, जैसे कि हमने इमेज में अभी देखा ये जो हाइड्रा जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है ऐसे ग्रो होकर, ठीक है, अटैच होकर प्लेनुला लार्वा अटैच होकर है वो इसी स्ट्रक्चर बना लेता है। So the larva proximal part is narrow into a stalk-like organ, okay, and attached to the substratum by the adhesive basal disc। okay, so basal disc के थ्रू है वो ये अटैच रहता है। और ये जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट, ये जो जमीन जैसे हाइड्रा का प्रोक्सिमल वाला पार्ट तो चौड़ा है थोड़ा है ना, तो वैसे इसका जो स्काइफियोस्टोमा का जो प्रोक्सिमल यानी जो चट्टान से जस्ट अटैच जो होता है वो वाला पार्ट है वो नेरो होता है, ऐसे नेरो होता है थोड़ा ना, थोड़ा यहाँ पे संकड़ा होता है। सो यहाँ पे अधेसिव बेसल डिस्क के थ्रू ये अटैच रहता है रुक के। सो इट टेंटिकल्स बड आउट अराउंड द माउथ वेयर 4 टेंटिकल आर अपर रेडियल एंड सब्सिक्वेंट 4 इंटर रेडियल एंड 8 आर एड रेडियल इन पोजिशन। सो यहाँ पे टोटल 16 लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल टेंटिकल्स है वो बन जाते हैं, ठीक है। सो 16 है वो यहाँ पे टेंटिकल्स बन जाते हैं। और कैनाल सिस्टम, रेडियल कैनाल सिस्टम के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं, 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं कि 4 पर रेडियल कैनाल होती है ना, 4 पर रेडियल कैनाल होती है।
उनके बीच में 4 इंटर रेडियल कैनाल होती है और उनके बीच में अड रेडियल कैनाल होती है। सो ए रेडियल कैनाल, सो वो सारी कैनाल्स के जो आउटर वाले पार्ट्स में है वो टेंटिकल्स है वो निकल जाते हैं, ठीक है। स्काइफोस्टोमा में ऐसे टेंटिकल्स निकल जाते हैं, बहुत सारे 16 टेंटिकल्स है वो निकल जाते हैं, और ये 16 टेंटिकल निकल के कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाती है जिसे हम स्काइफोस्टोमा बोलते हैं। सो इट्स माउथ बिकम स्क्वायर in outline, and its edges become elongated to form a short manubrium. Okay, so माउथ वाला पार्ट है वो स्क्वायर वाला शेप हो जाता है, और जो मार्जिनल वाला पार्ट है वहाँ पे है वो सॉरी जो माउथ वाले पार्ट पे है वो मेनुब्रियम वाला पार्ट है वो देखने को मिलता है, शॉर्ट मेनुब्रियम। ओके, सो द लार्वा नाउ लुक लाइक ए ट्रम्प्ड शेप्ड पोलिप और हाइड्रा शेप। तो हाइड्रा जैसा यहाँ पे जैसे हमने इमेज में देखा उस शेप का वो देखने को मिलता है, एंड इज कॉल्ड हाइड्रेट्यूबा। हाइड्रेट्यूबा हम उसको बोलते हैं स्काइफोस्टोमा, या और यंग को हम उसको बोलते हैं स्काइफोस्टोमा। स्काइफोस्टोमा लार्वा वो देखने को मिलता है। सो जैसे कि ग्रीक वर्ड स्काइफोस मतलब होता है कप शेप, और स्टोमा मतलब होता है माउथ। जो माउथ है वो कप शेप होता है, इसलिए उसको स्काइफोस्टोमा बोलते हैं। ओके, so endoderm of its cavity is raised into 4 interradial longitudinal gastric rise or uh, tenioles, and characteristics of Scyphozoa, and which divides the enteric cavity into 4 per radial diverticula or pouches. Okay, so ये जो अंदर की तरफ की अगर हम बात करें, इंटरनल मॉर्फोलॉजी की बात करें, एनाटॉमी की, तो अंदर ये जो माउथ पार्ट से ये जो स्टोमच वाला पार्ट होता है वो स्टोमच है वो उसके 4 पाउचेस देखने को मिलते हैं जो कि इंटररेडियल वाले पार्ट की तरफ होते हैं। इंटररेडियल कैनाल है वो यहाँ से यहाँ पे जैसे कि इंटररेडियल कैनाल है वो जनरेट होती है। सो यहाँ पे ये पाउचेज होते हैं और वहाँ से वो पर रेडियल वाले पाउचेज भी ऐसे निकले होते हैं। तो ये जो कि स्काइफोस्टोमा क्लास का है ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। देन साइमल्टेनियसली वो तो एंडोडर्मल वाला रीजन हो गया, लेकिन साइमल्टेनियसली जो ectoderm between mouth and tentacles also become invaginated, okay, as 4 interradial funnel like a depression known as septal funnel or infundibulum, okay, so which sink into 4 gastric rises। तो यहाँ पे एक्टोडर्मल वाले पार्ट में भी इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, और गैस्ट्रिक राइजेस वो फॉर्म होता है। और स्काइफोस्टोमा फीड एंड ग्रो अप टू 12 mm, ओके, सो 5 mm से है वो ये ऐसे खाना खा कर फीड कर थोड़ा ग्रो होकर है वो 12 mm का है वो हाइट है वो बना लेता है, एंड में सर्वाइव इन दिस स्टेज फॉर सेवरल मंथ। तो कुछ महीनों तक है वो सर्वाइव करता है इस वाली स्टेज में, एंड समटाइम इन मल्टीपल आइदर बाई लेटरल बडिंग or by growing horizontal creeping stolon, and which bud of a fresh hydrotuba. These bud eventually separated from the parent as in hydra। ओके, सो इनमें है वो हाइड्रा जैसा बडिंग वाला भी है वो यहाँ पे सिनेरियो देखने को मिलता है स्काइफोस्टोमा में। ओके, सो ये जैसे कि स्काइफोस्टोमा है। ओके, सो इस स्काइफोस्टोमा में कुछ वाला पार्ट है वो बड आउट होकर है वो नीचे ज़मीन पर है वो अटैच होकर एक अलग है वो ऐसा ही स्काइफोस्टोमा है वो प्रॉपर बना देता है, ठीक है। तो ये बडिंग वाला प्रोसेस स्काइफोस्टोमा में देखने को मिल सकता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ इफायरा, अब इफायरा है वो कैसे बनता है, वो स्ट्रोबिलेशन से बनता है। स्ट्रोबिलेशन मतलब सेगमेंटेशन। तो जैसे कि यहाँ पे इमेज में है वो ये स्काइफोस्टोमा है वो थोड़ा ग्रो होकर यहाँ पे ये देखो सेगमेंटेड बन जाता है। ये अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग सेगमेंट, ये अलग सेगमेंट, ये जो सेगमेंटेड रीजन है उनको ही स्ट्रोबिला बोलते हैं। ओके, ये अलग होकर है वो काइंड ऑफ वो ग्रो होकर इफायरा लार्वा में कन्वर्ट होते हैं। अभी हम देखेंगे। ओके, सो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है इफायरा का। सो स्काइफोस्टोमा अंडरगोज ए रिमार्केबल प्रोसेस ऑफ बडिंग और ट्रांसवर्स फिजन ऑफ ओरल एंड इन द एंट्रम एंड ऑटम सीजन में है वो ये देखने को मिलता है ट्रांसवर्स फिजन एंड ए बडिंग की प्रोसेस, एंड विंटर में है वो विंटर एंड ऑटम वाले सीजन में देखने को मिलता है कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन, जिसे स्ट्रोबिलेशन भी बोलते हैं। ये जो बडिंग वाला प्रोसेस जो क्योंकि स्ट्रोबिले जो सेगमेंटेड जो पार्ट होता है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है।
जो अलग अलग सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये जो किसमें सेगमेंटेड जो पार्ट होते हैं स्काइफोस्टोमा में, ये अलग अलग सेगमेंट है वो अलग हो सकते हैं, बड आउट हो सकते हैं। तो ये बडिंग वाला जो सेगमेंटेशन है वो अलग हो रहा है, ये बडिंग वाली काइंड ऑफ प्रोसेस जैसी देखने को मिल रही है, तो वो ऑटम और विंटर में देखने को मिलता है स्ट्रोबिलेशन वाली प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे बेस से अटैच रहता है वो वाला रीजन तो प्रोक्सिमल होता है, और ये जो आउटर जो वाला यहाँ पे जो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है वो वाला पार्ट होता है डिस्टल वाला पार्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टली द बॉडी डेवलप ए सीरीज ऑफ रिंग लाइक transfer constrictions or constriction or furrow, which gradually depends so that the organism resemble a pile of minute sorts of or disc, okay, so placed one above the other. At this stage, Scyphostoma with a segmented body is called strobila, okay, and each of the segments is called ephyra larva, okay. सो ये जो सेगमेंटेशन वाला पार्ट है, तो ये तो स्काइफोस्टोमा का डिस्टल वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि नेरो वाला पार्ट हमने पहले देखा। ये जो नेरो वाला पार्ट होता है डिस्टल वाला पार्ट, सॉरी प्रोक्सिमल वाला पार्ट, और ये डिस्टल वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ये देखो ट्रांसवर्स ये सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। ये जो ट्रांसफर सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग, ये जो सेगमेंटेशन है ये अलग अलग सेगमेंट अलग अलग होकर है वो इफायरा लार्वा का फॉर्मेशन है वो करवाते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला जो है वो पार्ट है वो अलग हो गया है ना, ये वाला पार्ट है वो अलग हो गया, इस वाला इफायरा लार्वा है वो बना दिया है ना। तो ये बिकॉज ये पार्ट है वो सेगमेंटेड पार्ट है वो स्ट्रोबिला हम बोल रहे हैं, और ये स्ट्रोबिला अलग हो सकते हैं, सेगमेंट अलग हो सकते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रोबिलेशन। So the ephyra or ephyra are connected together by muscular strands as they grow older, okay, and they constricted off by one and by one and swim away as a little medusa or jellyfish. तो ये वैसे मस्कुलर स्टैंड्स के थ्रू है वो अलग अलग सेगमेंटेड इफायरा लार्वा है वो अटैच रहते हैं, और ये एक से एक मतलब अलग होते जाते हैं। एक बार पहले एक अलग होगा, फिर दूसरा डेवलप होके दूसरा अलग हो जाएगा, फिर उससे नीचे वाला वो डेवलप हो वो अलग हो जाएगा, तो वन बाय वन है वो अलग हो जाते हैं। एंड अबाउट a dozen ephyra are formed in a single स्टोमिलेशन, ओके। सो एक सिंगल स्टोमिलेशन में बहुत सारे इफायरा लार्वा है वो बनते हैं। एंड व्हेन द फूड इज प्लेंटीफुल एंड द टेम्परेचर इज लो, एंड टेम्परेचर जब लो आता है, ठंडा जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट हो जाता है, सो वहाँ पे क्या होता है, सेवरल इफायरा आर प्रोड्यूस एट वन टाइम, ओके। एंड पॉलीडिस्क स्टोबिलेशन, तो बहुत सारा वो एक बार में ही है वो बन जाते हैं स्टोबिलेशन, सारे सेगमेंटेशन से है वो एक साथ में ही है वो सारे इफायरा लार्वा है वो बन जाते हैं। लेकिन सो ये जब होता है जब फूड अवेलेबल रहता है और टेम्परेचर एकदम कम रहता है, तब है वो सारे है वो पॉलीडिस्क स्ट्रोबिलेशन देखने को मिलता है। मतलब पॉलीडिस्क मतलब ये जो सारी डिस्क है सेगमेंटेशन है वो सारी की सारी है वो इफारा है वो एक ही समय में है वो बन सकते हैं। लेकिन जब फूड स्कैरसिटी यानी फूड अवेलेबल जब नहीं होगा और टेम्परेचर जब हाई रहेगा, मतलब अनफेवरेबल जब कंडीशन होगा, तब क्या होगा, ए सिंगल इफायरा इज प्रोड्यूस एट ए टाइम, तब है वो सिर्फ एक सेगमेंटेशन से एक ही है वो इफायरा लार्वा वो प्रोड्यूस होता है। सो इसलिए उसको हम मोनोडिस्क स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं। सो व्हेन ऑल इफायरा गेट डी अटैच्ड, द बेसल unsegmented part of the Scyphostoma grow new tentacles and continue to live as the polyp or hydrotuba. Okay, it may live for several years and feeding, growing and multiplying by budding in summers. So वो बाद में जो हाइड्रा होता है वैसा ही है वो, वैसा काम है वो स्काइफोस्टोमा करने लग जाएगा। सो हम कह रहे हैं कि ये जो स्काइफोस्टोमा है उसके जो स्टोबिलेशन से सारे के सारे मेड्यूसा अलग जब हो जाएंगे, तब ये हाइड्रा जैसा काम करने लग जाएगा। मतलब ये पोलिप स्टेज अलग रह जाएगी, ठीक है। पोलिक मतलब इनमूवेबल जो रॉक के चिपकी रहती है, चट्टान की चिपकी रहती है जो मूव नहीं कर सकती है, ये पोलिप स्टेज है वो स्काइफोस्टोमा की ये अलग हो जाती है, अलग से है वो। एक साल तक भी वो कुछ सालों तक है वो जीवित रह सकती है पोलिप स्टेज में भी, ठीक है।
or but producing ephyra by strobulation in winter, the Scyphostoma may be metamorphosed into a single adult Aurelia, okay, without forming ephyra under exceptional circumstance, okay. So ये जो स्काइफोस्टोमा है जो बन रहा है उसका जो स्ट्रोबुलेशन बनता ही है, एक मान लो एक ही सेगमेंट बना है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये जो एक पूरा जो स्काइफोस्टोमा है ओनली वही है, वो सिर्फ एक ही मेड्यूसा को, एक ही फायरा लार्वा को बनाकर एक ही है वो ओनली एक ही ओरेलिया को बना लेता है ना, कभी कभी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू सिर्फ एक ही है वो इफायरा लार्वा से एक ही है वो बना लेता है, सिर्फ ओनली वन ओरेलिया वो बना लेता है, या फिर डायरेक्ट है वो स्काइफोस्टोमा से डायरेक्ट है वो ओरेलिया बना लेता है, ठीक है, डायरेक्ट ओरेलिया मेडुसा स्टेज बना लेता है। सो इफायरा लार्वा की अगर बात करें, सो ए न्यूली रिलीज इफायरा इज माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है साइज में, ठीक है, जिलेटिनियस क्रिएचर होता है एंड अबाउट 1 mm, ओके। सो 5 mm का स्काइफोस्टोमा था, वो बाद में 12 mm का बन गया था, उससे जो छोटे छोटे स्ट्रोबुलेशन होने के कारण जो छोटा सा जो इफायरा लार्वा बना है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, 1 mm का ही होता है, ठीक है। सो ये 1 mm साइज का ही होता है। सो डायमीटर एंड विथ ए वेल डेवलप्ड टेट्रामेरस सिमेट्री, तो टेट्रामेरस सिमेट्री इनमें है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनको 4 पार्ट्स में, 4 एक्सिस से हम बोल सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं इक्वली हाफ में। So the edge of its umbrella is greatly fluttered, okay, being produced into 8 bifid lobes or arms, for perradial, for interradials. So जो पररेडियल और इंटररेडियल केनाल्स होते हैं उसके जो मार्जिनल वाला पार्ट होता है, एंड वाला पार्ट होता है, वहाँ पे वो यहाँ पे काइंड ऑफ लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओके, फ्लटेड स्ट्रक्चर होती है एंड सेपरेटेड बाई 8 डीप रेडियल इंडेंटेशन और क्लिप्ट, तो वो यहाँ पे एड्रेडियल से है वो सेपरेट रहती है, एड्रेडियल केनाल इनसे सेपरेट रहती है, ये दोनों सेपरेट रहती है एड्रेडियल केनाल से, क्योंकि दोनों इंटररेडियल और पररेडियल के बीच में एड्रेडियल केनाल होती है, तो वो दो एड्रेडियल केनाल ही है वो सेपरेट करती है दोनों। सो ईच लोब हैज़ 2 एक्सजरेटेड मार्जिनल लेपिड, ओके। सो सारे जो लोब्स होते हैं 8 लोब जो मार्जिनल साइड में 8 लोब होते हैं, वहाँ पे एग्जाजरेटेड यहाँ पे 2 मार्जिनल लेपिड होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे एक लोब यहाँ पे है, ये एक नोच लाइक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस प्रकार से 8 है वो, वहाँ पे है वो 2, हर एक लोब पे है वो, हर एक नोच पे क्या होते हैं 2 लीफ लाइक यहाँ पे एग्जाजरेटेड लेपिड्स होते हैं, मार्जिनल लेपिड्स होते हैं, लीफ लाइक ऐसे लेपिड्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसे मार्जिनल वाले पार्ट में, आउटर वाले पार्ट में, ओके। एंड लेपिड्स विथ ए ग्रूव और नोच, ओके, तो ये नोच है, नोच के साथ में ये यहाँ पे लेपिड्स होते हैं, बिटवीन देम इट इज ए सेंसरी रिसेस और नीस बियरिंग शॉर्ट टेंटिकल्स एंड विच बिकम टेंटिकुलोसिस्ट और रोपेलियम। सो वहाँ पे है वो क्या रहते हैं, टेंटिकल्स काइंड ऑफ दागेनुमा टेंटिकल्स होते हैं जो कि आगे है वो टेंटिकुलोसिस्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, रोपेलियम का, ठीक है, जहाँ पे स्टेटोसिस्ट ऑल्फैक्टरी पिट्स वगैरह होती है मेड्यूसा में, ओके। सो यहाँ पे टेंटिकल्स यहाँ पे अटैच रहते हैं। सो इफायरा contains a small segment of the stomach, okay, and of Scyphostoma which gastric rises, okay। So इफायरा के पास है वो स्काइफोस्टोमा का ही है वो, स्टोमच का स्मॉल सेगमेंटेड पार्ट है वो होता है, ओके, जिसमें वो गैस्ट्रिक राइस भी होता है, गैस्ट्रिक काइंड ऑफ उभार हम बोल सकते हैं ना। सो वो स्काइफोस्टोमा का थोड़ा बहुत पार्ट है वो इसमें आता है, बिकॉज स्ट्रोबुलेशन है वो स्काइफोस्टोमा से ही है वो स्ट्रोबुलेशन होके फायरा लार्वा बन रहा है, तो इसलिए वो स्टोमच वाला पार्ट उसका है वो होता है। सो इट्स रिमेन ओपन ऑन द सब अम्ब्रेलर साइड एंड ग्रो आउट टू फॉर्म ए शॉर्ट मेनुब्रियम एंड ब्रिंग ए 4-sided माउथ एट इट्स अपेक्स, ओके। सो ये बीच के साइड में, सेंट्रल साइड में है वो, ये जो काइंड ऑफ गैस्ट्रिक पाउचेस है वो यहाँ पे माउथ में ओपन होते हैं, मेनुब्रियम के थ्रू वो माउथ में है वो धीरे धीरे डेवलप होके ओपन होते हैं, ओके।
Species enteric cavity projects into 8 arms as branched per radial and interradial canal. So वो जो पाउचेज होते हैं वहाँ से वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल के थ्रू है वो पर रेडियल और इंटर रेडियल्स के थ्रू है वो यहाँ पे देखने को मिलती है कैविटी 4 arms. एंड एडरेडियल कैनाल अपीयर लेटर ऑन. तो एडरेडियल कैनाल बाद में है वो अपीयर होती है उन गैस्ट्रिक पाउचेस से ही वो एक्सटेंड होकर वो बाद में बनती है लेटर ऑन, लेकिन वो लेटर स्टेज में बनती है. सो द गैस्ट्रिक राइजेज और मेजेंट्रीज आर रिप्लेस्ड बाय गैस्ट्रिक फिलामेंट्स. ओके, सो गैस्ट्रिक जो राइजेज होते हैं उभार, जो गैस्ट्रिक उभार जो देखने को मिलता है वो वहाँ पे है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं गैस्ट्रिक फिलामेंट्स के से. ठीक है, सो वहाँ पे वो जैसे गैस्ट्रिक फिलामेंट्स में एडल्ट में डाइजेशन जब हमने देखा था वहाँ पे गैस्ट्रिक फिलामेंट्स देखे थे जहाँ पे निमेटोसिस्ट सेल्स भी होती है. सो उसमें वो ये रिप्लेस है वो हो जाते हैं. ओके, एंड देन फॉर interradial septal invagination probably persist as 4 subgenital pits. Okay, and the first ephyra differs from the rest in bearing the original tentacle or of scyphostoma. Okay, so ये जो मेड्यूसा का नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे माउथ होगा, यहाँ पे गैस्ट्रिक पाउचेज होंगे और गैस्ट्रिक पाउचेज से काइंड ऑफ इंटर रेडियल ये जो केनाल रेडियल केनाल जो निकलती है, सो उस रेडियल केनाल्स पे वो एक ओपनिंग पोर होता है, ओपनिंग अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सबजेनाइटल पिट. तो वो बनती है सबजेनाइटल पिट. ओके, एंड जो पहला सबसे पहले जो इफायरा लार्वा बनता है वो सबसे अलग होता है. ठीक है, जो स्काइफोस्टोमा के पहला जो स्ट्रोबिलेशन पहला जो सेगमेंटेड वाला पार्ट होता है वहाँ पे क्योंकि ओरिजिनल टेंटेकल्स होते हैं, सो वो जब अलग होता है तो वो उसके वो स्काइफोस्टोमा के टेंटेकल उसके साथ में आ जाते हैं. तो वो पहला जो इफायरा लार्वा है वो उसके बाद में जो जनरेट होते हैं इफायरा लार्वा उससे वो अलग होता है, सबसे अलग होता है. ठीक है, एंड इफायरा स्विम एक्टिवली इन सी वाटर and feeding on minute organisms such as protozoans which are caged by lipids and transport to the mouth. तो जो लिपिड वाला पार्ट्स है, मार्जिनल लिपिड्स वाला पार्ट्स, सो वहाँ से वो फूड को कैप्चर करके वो माउथ वाले पार्ट्स की तरफ वो भेजा जाएगा और ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. देन मेटामॉर्फोसिस एक पहले टर्म आया था स्काइफोस्टोमा से जब मेटामॉर्फोसिस होती है, वो मेटामॉर्फोसिस देख लेते हैं. सो एज द इफायरा ग्रो या फिर इफायरा से भी है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू है वो कैसे एडल्ट है वो कन्वर्ट होता है. ठीक है, जैसे पहले स्काइफोस्टोमा आया उसमें स्ट्रोबिलेशन हुआ, स्ट्रोबिलेशन से है वो क्या हुआ एक अलग है वो क्या बना इफायरा लार्वा बना. इफायरा लार्वा से मेटामॉर्फोसिस के थ्रू है वो एडल्ट किस प्रकार से बनता है वो हम देख लेते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस में आ जाएगा. सो एज द इफायरा ग्रो इन साइज the space between the notch lobe frill up and mesoglia increase enormously so that two layer of the endoderm जो कि गेस्ट्रोडर्मिस होती है अंदर वाली लेयर and fuse to form a solid gastrodermis lamella and except in regions of gastrovascular canals. Okay, सो अब जैसे जैसे वो फूड है वो खाता है वो वैसे वैसे इफायरा लार्वा है वो डेवलप होता जाता है, ग्रो होता जाता है, साइज़ में भी ग्रो होता जाता है और साइज़ में ग्रो होता जाता है वैसे वैसे जो मीजोग्लिया जो जैसे आउटर एपिडर्मिस की है जो लेयर है, ठीक है, अंदर की तरफ वो एंडोडर्मल वाली रीजन होती है. एंडोडर्म से गैस्ट्रोडर्मिस बनती है जिससे स्टोमच वाला पार्ट हो गया. सो अलग अलग स्टोमच के जो गैस्ट्रिक पाउचेज होते हैं और गैस्ट्रिक पाउचेज में यहाँ पे जो लेयर होती है एंडोडर्मिस की लेयर है वो ये जो एपिडर्मिस है आउटर लेयर, ये जो गैस्ट्रोडर्मिस एंडोडर्मिस की लेयर है, इन दोनों के बीच में ये मीजोग्लिया है वो थिक हो जाती है जैसे जैसे ग्रो होता है और ये मीजोग्लिया है वो ग्रो हो जाती है. मीजो ये ग्लिया है जो है वो ग्रो हो जाती है. ग्रो होने से क्या होता है जो गैस्ट्रोडर्मिस की जो लेयर अंदर वाली लेयर ये जो चिपक जाती है दोनों लेयर है ना एंडोडर्मिस की लेयर, लेकिन ये जो वेस्कुलर वाला पार्ट होता है केनाल वाला सिस्टम वाला पार्ट जो कि एंडोडर्मल रीजन होता है वो थोड़ा है वो क्योंकि केनाल उसके बीच में स्पेस होना ज़रूरी होगा वेसल्स वाला, तो वो उन दोनों एपिडर्मिस के बीच में थोड़ा स्पेस रहता है इसलिए ये केनाल सिस्टम बनता है. बाकी जो सेल्स होती है वो चिपक जाती है आपस में है ना क्योंकि मीजोग्लिया थिक होने लगता है धीरे धीरे उसके प्रेशर से. So the adradial region grow more rapidly and gradually filling up their wide cleft, and so that the umbrella of 8 rays ephyra becomes circular and so that the so as in adult medusa. Okay, so यहाँ पे adradial canal भी है वो
बन जाती है, तो 8 तो पर रेडियल और इंटर रेडियल 8 तो वो हो जाएंगी, और 8 है वो एड रेडियल कैनाल हो जाएगी, 16 कैनाल से वो हो जाएगी। तो 8 रे इफायरा है वो बन जाएगा, ठीक है। एंड विद द अपीयरेंस ऑफ 4 ओरल आर्म्स, अब ओरल आर्म्स भी है वो बन जाएंगे, एंड न्यूमेरियस टेंटिकल्स बन जाएंगे, क्योंकि जो मार्जिनल वाला पार्ट होगा, ये लेपिड्स तो पहले ही बन चुके थे, 8 लेपिड्स बन चुके थे, ठीक है। उन लेपिड्स के बीच में है वो 2 लेपिड्स के बीच में ऐसे टेंटिकल्स है वो बन जाते हैं, टेंटिकल्स बन जाते हैं, और बीच में जो माउथ होता है उसके पास में जो ओरल आर्म्स है वो बन जाते हैं। तो वो है वो, सो इस प्रकार है वो जो इफायरा लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो एन इफायरा फॉर्म इन विंटर बिकम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एडल्ट मेडुसा बाय स्प्रिंग और समर, ओके। सो अब अगर हम बात करें मेटाजेनेसिस की, सो मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन इन टू लाइफ फॉर्म्स, पोलिप जैसे स्काइफोस्टोमा जो पोलिप स्टेज है ना, उससे किस प्रकार से है वो मेड्यूसा बनता है ना, मेड्यूसा बनता, या फिर जो एडल्ट मेड्यूसा है फीमेल एंड मेल, उस मेड्यूसा स्टेज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये जो पोलिप वाली स्टेज बनती है, ठीक है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग वाली जो होता है। सो ये 2 लाइफ फॉर्म में जो अल्टरेशन देखने को मिलता है उसे ही मेटाजेनेसिस बोलते हैं। सो देयर आर 2 contrasting view regarding the life history of Aurelia according to the older view। पहले क्या माना जाता था, the development of the Aurelia illustrated in the sense the phenomenon of alteration of generation, okay। So the free swimming adult Aurelia represent the sexual generation, ओके। सो वो जो एडल्ट जो मेडुसा स्टेज होती है मेल एंड फीमेल, वो सेक्सुअल जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि एक मेल होता है एक फीमेल होता है, उनसे गेमिट बनता है स्पर्म एंड ओवम। सो वो सेक्सुअल जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, प्रोड्यूसिंग ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ लाइक द मेड्यूसॉइड फेज ऑफ ओबेलिया, जो ओबेलिया में होता है वैसा। सो हियर द फर्टिलाइजेशन एक गिविंग राइज टू ए स्मॉल फिक्स्ड polyploid form like Scyphostoma, and after passing through a free swimming ciliated planula larva stage, okay। So free swimming planula larva से क्या बनता है, Scyphostoma बनता है, okay। So Scyphostoma representing an asexual generation, okay। तो जो Scyphostoma है वो इनमूवेबल होता है, पोलिप स्टेज होती है जिसमें बडिंग वाली स्टेज होती है जो कि एसेक्सुअल स्टेज होती है, ओके। तो स्काइफोस्टोमा जो कि पोलिप स्टेज होती है वो एसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करती है, ओके। और ये जो मेडुसा वाली स्टेज होती है फ्री लिविंग जो तैरती रहती है मूवेबल होती है, वो सेक्सुअल जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो इक्विवेलेंट टू द पोलिपोइड ऑफ ओबेलिया कॉलोनी, ओके। सो ये एसेक्सुअल जनरेशन पोलिप स्टेज ऑफ ओवेलिया के जैसा है, वो स्काइफोस्टोमा रिप्रेजेंट करता है। सो इट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्टोबिलेशन बडिंग और ऑफ इफायरा ईच ऑफ द विच मेटामॉर्फोसिस इनटू द एडल्ट ओरेलिया, जो कि हमने सारा प्रोसेस देखा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वीव। लेकिन अब का क्या वीव है वो देखते हैं। मॉडर्न वीव क्या है, ये तो पहले का वीव है। द डेवलपमेंट ऑफ ओरेलिया does not show true alternation of the generation or metagenesis। ट्रू मेटाजेनेसिस ओरेलिया में देखने को नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न व्यूज। क्यों? क्योंकि देखो, however the alternation of generation shown by Aurelia does not truly corresponding with that of Obelia, because the medusoid stage in Obelia develop as a bud on a branched polyploid colony, okay। And whereas an Aurelia medusa is formed by the metamorphosis of an Ephira larva, okay। So produced as one of several transverse segments of polyploid Scyphostoma, okay। So thus the life cycle of Aurelia may be considered as simple continuous process involving a prolonged metamorphosis, further complicated by the multiplication of Scyphostoma larva into several Ephira larva। सो इससे जो बिकॉज डायरेक्ट जो स्काइफोस्टोमा है उससे डायरेक्ट है वो मेडुसा स्टेज जनरेट नहीं होती है, एडल्ट मेडुसा स्टेज जनरेट नहीं होती है। इसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रोबिला है वो अलग होकर इफायरा लार्वा में कन्वर्ट होता है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है मेटामॉर्फोसिस की, है ना, कि कभी टेंटिकल्स जनरेट हो रहे हैं, फिर ओरल आर्म्स जनरेट हो रही है। तो वो सारा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के थ्रू बाद में बनता है एडल्ट मेडुसा, एडल्ट ओरेलिया जेलीफिश।
सो डायरेक्ट अल्टरनेशन है वो पोलिप से है वो नहीं देखने को मिलता है, इसलिए इसको ट्रू मेटाजेनेसिस नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओबेलिया होता है जो कि हाइड्रोजोआ क्लास में आता है, उसमें क्या होता है, अलग अलग कॉलोनी होती है, अलग अलग जूइड्स होते हैं, गोनोजूइड्स होते हैं, गैस्ट्रोजूइड्स होते हैं, है ना। तो ये अलग अलग जूइड्स होते हैं, अलग अलग जूइड से है वो मेड्यूसा स्टेज है वो ओबेलिया की बनती है। लेकिन इसमें है वो टोटली डिफरेंट है वो सिनेरियो देखने को मिलता है। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 6 था, पार्ट 5 है वो, फाइव पार्ट्स है वो पहले हमने डिस्कस कर लिया। तो वो उनकी लिंक है वो इस प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और ये यहाँ पे रेफरेंस है, प्लीज़ आप रेफरेंस देख लेना। ओके, सो ये सारे रेफरेंस है, सो रेफरेंस है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।